नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बादल के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। तो आज हम आपको जलमंडल हाइड्रोस्फीयर पढ़ाएंगे। तो जलमंडल क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जलमंडल, आपको पहले पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे कितना जल है। पृथ्वी पर लगभग जो है, हमारी पृथ्वी पर भैया लगभग 71% जल है। कितना भैया? 71% जल है। अब 71% जल है, अब 71 में 29 जोड़िएगा कितना होगा? 29%। तो समझिए कि हम पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की बात किया जा रहा है। ये नहीं कि भारत, चीन, अमेरिका, जापान, नागालैंड, जितने भी देशे हैं, नागालैंड तो राज्य हो गया, जितने भी देशे हैं, मतलब आप समझिए कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, पूरे भारत में सिर्फ 29% पे सिर्फ वो है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है इस पे, ठीक है भैया, पृथ्वी का इतना हिस्सा समझिए 71% जल है। सिर्फ 29% हिस्सा जो है वो क्या है? स्थल। स्थल मतलब समझ रहे हैं? अरे जमीनवा भैया, जिसपे आप चल रहे हैं, स्थल जिसपे जिसको जनसभा करते हैं आप, उसी को स्थल कहते हैं। कपनिये में जाके डांस करिएगा, जाके एक बार करिएगा, ले आएगी चल चल मेरी गली, तो ले जाएगी डुबा देगी। तो समझ में आया भैया? तो पृथ्वी पर 71% जो जल होता है, समझ में आया भैया? किंतु इनका ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी का 71% जल है, इसका याद रखिएगा, सब जल पीने योग्य नहीं है भैया। इसका जो है पृथ्वी 2% जल जो है, इसका मात्र 2% जल, 2% जल, जो इसका मात्र 2% जल जो है पीने योग्य है। कितना है भैया? 2% जो जल है वो पीने योग्य है। समझा भैया? 2% जो जल है वो पीने योग्य है। 2% जो जल है इसका क्या है भैया? पीने योग्य है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपको बताया था, जब हमने आपको गोलार्ध के बारे में बताया था ऐसा, तो ये देखिए, ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहीं ना कहीं किसी पृथ्वी को हमारे दो बराबर भागों में बांटती है, ये हमने आपको पहले बताया था। तो जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं भैया? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध, जिसे हमारा भारत का कुछ हिस्सा, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे मिजोरम हुआ, तो ये सब चीजें क्या थी, हमारे जो मकर रेखा, ये विषुवत रेखा जो होती है उसको टच करते हुए जाती है। तो हमने आपको विषुवत रेखा में बताया था कि यहाँ पे गर्मी क्यों पड़ती है, गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा बरसात भी यही होती है। तो ये सब चीजें बताया था। तो उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए, उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% जल है। कितना भैया? उत्तरी गोलार्ध में अगर बात किया जाए 61% जल है। कितना? 61%। उत्तरी गोलार्ध में बात किया जाए तो लगभग 61% जल है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। किसमें? 81% है, 81% है जल। अब यहां पे याद रखिएगा कि अगर उत्तरी और दक्षिणी की बात किया जाए, जब आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है कि दक्षिणी, तो आप इसको आसानी से, बहुत पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक है। अब जैसे हमने बताया, इसका मात्र 2% जल पीने योग्य है। देखिए, आजकल तो कई वैज्ञानिक आ गए हैं कि आपको मतलब वैसा पानी दिखेगा गंदा, ऐसी मशीनें आ चुकी हैं कि जो पीने योग्य हो, जो बना देती हैं। अभी टेंशन नहीं है, लेकिन जब पहले होता था, कोई भी पानी जैसे समुद्र में दिख रहा है या ऊपर बारिश हुई, तो ये सब पानी तुरंत पीने योग्य नहीं रहते। कम से कम समझिए जमीन में जाके कितने, मतलब 2 साल 4 साल बाद जो निकलते हैं वो पानी पीने योग्य रहते हैं। तो पहले जब मशीनें उसीने नहीं थी, तो लोग जो बोर से पानी निकाला जाता था, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जब बारिश आता था ना,
तो बारिश से देखा करिएगा, तो जो एक पहले नल होता था 20 फीट 10 फीट पे ही पाइप, जो हैंडल वाला नल रहता था, ऐसा करते थे तो उससे पानी निकलता था, तो वो बहुत नीचे नहीं रहता था क्योंकि उसकी क्षमता। जो हैंडपंप आ गया, जो बड़ा वाला नल होता है, वो लगभग जाता है 70 130 140, तो वो जहां से पानी पीने योग्य होता है वहां से निकलता है। आजकल इतने मतलब समझिए कि प्रदूषण हो गए, उसमें भी पानी सब कैन टारों का पीते हैं, तो पीने योग्य पानी सिर्फ 2% है। लेकिन आजकल मतलब ये नहीं कर सकते क्योंकि आजकल आधुनिक टेक्निकल जो मशीनें आ चुकी हैं, उससे क्या हो रहा है भैया, पानी को पीने योग्य बनाए जा सकते हैं चुटकियों में। समझ में आया भैया? तो ये समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। एक चीज और नोट करिएगा इसमें, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में, समुद्री दूरी को किसमें भैया, नॉटिकल मील में मापते हैं। नॉटिकल मील में मापते हैं, मापते हैं। तो समुद्री जो दूरी होती है, उसको जो दूरी कितनी लंबाई है, जैसे कहते नहीं भैया आप कितने हैं, तो 5 फीट 2 इंची, ये कहते हैं कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है भैया। ये कितना भैया, हमारा घर से ये हमारे नानी का घर कितना है, तो 5 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर। जैसा आप बताते हैं किलोमीटर, तो वैसे जो समुद्री दूरी को ऐसा किलोमीटर नहीं, उसको नॉटिकल मील में नापा जाता है। किसमें भैया, नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो नॉटिकल मील होता है, अगर एक नॉटिकल मील की बात किया जाए, एक नॉटिकल मील की बात किया जाए, एक नॉटिकल मील की बात किया जाएगा 1.852 किलोमीटर होता है। कितना भैया, 1.852 किलोमीटर होता है। तो अगर एक नॉटिकल मील, जिसे उसमें समुद्र की जो लंबाई नापी जाएगी, अगर बोला जाएगा भैया कितना दूरी है, तो बोला जाएगा कि 1 नॉटिकल मील दूरी है। 1 नॉटिकल मील की बात किया जाएगा तो समझिए कि ये कितना होता है, समझा। और समुद्र की गहराई नापी जाए, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर समुद्र की, ये तो दूरी हो गई, समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। किसमें भैया, फैदम में मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई जो होती है वो किसमें मापी जाती है भैया, फैदम में मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई एक फैदम में लगभग 6 फीट होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, एक फैदम में 6 फीट होता है। समझा, एक फैदम में कितना होता है, 6 फीट होता है। वैसे समुद्रों में जैसे छुपी वस्तु होती हैं, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए खो जाती है, चला गया भैया, आधे लोग तो देखते हैं आजकल समुद्रों में ऐसे सेल्फी लेते रहते हैं, हाँ ऐसा करके ऐसा, ये पता नहीं क्या ऐसा करके ऐसा, मानते हैं कि ये मतलब विक्ट्री का निशान होता है, जैसे ऐसे करते हैं ना, तो ये समझिए कि विक्ट्री का निशान होता है, विजय का। मतलब ये मोदी जी हिलाते रहते हैं ना ऐसे, मैं भी हिला रहा हूँ विक्ट्री, ऐसा हिलाते ना, तो ये विक्ट्री का। लोग ना सेल्फिया में, हाँ सेल्फिया में ऐसे करके ऐसे लगते हैं, हाँ मतलब उधर पीछे से आ रहा है, मैं भी आ रहा, तो वो भी विक्ट्री कर लेता है। तो समझ में आया भैया। तो ये एक फायदा जैसे समुद्री में, अब देखिए समुद्र दूरी में वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब सोनार क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब सोनार भैया है ही मत सोचिएगा कि हाँ सोनवा चदिया वाला सोनार आ गया है भैया। एक चीज देखिए भैया, जब सोनार उनार आता है ना, तो लोग घर में से चुपके से उसको, मतलब जैसे हर चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कुछ बेचने वाला आया, तो अब जब बेचने वाला आया तो उसको तो अच्छे से लेंगे, मतलब साफ सामने भैया आओ ओ ले ले। और सोनार उनार आता है भैया, चुपके से लेके घर में चला जाएंगे, हाँ ये दीजिए धीरे धीरे, मतलब हाँ इसको देखिए अच्छा है, हाँ है ले लीजिए। मतलब गहना होना इतना सिक्योर चीज होती है कि भैया ऐसा लग रहा है कि कोई देख लेगा तो ले ही लेगा, मतलब इतना सिक्योर चीज रहता है उसमें सोनार वाला। समझ में आया भैया, मतलब अपनी अपनी सोच है। अरे भैया आपका कौन सा बनवा के आप, और जब पहनेंगे, अब लेडीज जो पहनती है नहीं कान में, तो उसको देखते दिखाएंगे, मतलब हाँ देखिए कान में
मैंने सोना पहना है झुमका, मतलब उस समय नहीं होता, जब खरीदते समय तो ऐसा अंदर लेके भागेंगे। तो समुद्री वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया? समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। SONAR, इसका फुल फॉर्म भी होता है साउंड, SOUND, साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, साउंड NAVIGATION, नेविगेशन एंड साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। समझा भैया? ये क्या होती है भैया? ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसकी भैया? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, जब इसको सोनार को क्या होता है, जैसे समुद्र है भैया, तो उसमें ध्वनि तरंगे छोड़ा जाता है। तो जो चीजें आपकी मान लीजिए खोई रहती थी, वो जाके वहां से लड़ के फिर वापस आता है, हाँ भैया हम कहाँ है, यहीं पे है। जैसे कई लोग, मतलब आपकी निगाहों भी तो एक बार वहां से तरंगे है, पहले ऐसे जाते हैं, देखे हाँ वहां छुपी है, हाँ देख लिए, अब वहां उसका देखने के बाद आपका तरंग आया, क्या हुआ, आप देखे, अब उधर से तरंग भैया वो वहां छुपी है, तो आपका माइंड काम करने लगा। ऐसे पराश्रव्य तरंगे भी होती हैं। समझ में आया भैया? तो ये क्या होते हैं? खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा मेन मकसद इसमें यह है ज्वार और भाटा समझाने का। समझ में आया भैया? ज्वार और भाटा क्या होता है उसको समझिए। अब ध्यान दीजिएगा भैया, अब हम लोग चलते हैं ज्वार और भाटा। पहली बात तो दिमाग में हटा दीजिए कि भाटा वो ब्रिंजल वाला, उसको गांव में भाटा भी कहते हैं, बैगन आप लोग भी कहते होंगे, तो वो बैगन हटा दीजिए कि वो भाटा है, और ज्वार ये हटा दीजिए कि वो भुट्टा है। दिमाग में पहले दोनों चीजें हटा दीजिए, कि जैसे दिमाग में कुछ पहले भरा रहता है ना कि नहीं यार मेरा नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे से नहीं बनता, तो ये सब चीजें पहले दिमाग में हटा दीजिए। अपने आप को इतना काबिल रखिए। देखिए कोई भी काम करिए बिना किसी लाभ, बिना किसी अपेक्षा से जब आप करिएगा ना, उसमें आपको असफल होने पे भी आपको उतना दुख नहीं होगा। क्यों? आप पासा खेलते हैं, पासा मतलब लूडो खेलते हैं, तो आप बोलते हैं छह नहीं आता, तो आपको संतोष करना पड़ता है कि आप छोड़ के नहीं, हम नहीं खेलेंगे जा रहे हैं, तो ऐसा कभी करते हैं आप? संतोष करते हैं। जैसे छह नहीं आया, एक आ गया, पऊ कहते हैं जिसको, एक आया कोई, चलिए ठीक है नेक्स्ट टाइम, अगली बार छह मांगे नहीं आया, दो आ गया, फिर अगली बार। तो एक पहले छोटे चीज से संतोष होना सीखिए, कि सेक्रीफाइड होना सीखिए, कि अभी देखिए ऐसा है नहीं कि छह नहीं आएगा। तो आपको हम इसलिए एग्जांपल दिए कि जब पासा आता है तो पहले छोटो चीजों से संतोष होना सीखिए, सेक्रीफाइड होना सीखिए, कि आएगा, धैर्य आएगा, समय सबका आएगा। वो जो देने वाला है ना, जिस दिन देता है, तो कहते नहीं कि जिस दिन देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो धैर्य और शांति रखिए, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहने वाले बोलने वाले को निगलेक्ट किया करिए, कि आप बोलते हैं ना कि नहीं पढ़ पाएंगे, दूसरा अरे इसको कुछ नहीं आता, उसको छोड़ा करिए। समझिए सबसे बड़ा जो ऐसा कहे ना, सबसे बड़ा दुश्मन वो है। और जो अगर बोले कि आप कभी नहीं सफल हो सकते, या आपसे ये हो ही नहीं सकता, तो समझिए दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है वो। ये मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है। क्यों? अरे भाई जब आप किसी का मतलब समझिए कि हाँ मतलब समझिए किसी का उपकार, मतलब किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का वो मत करिए। अरे नहीं कर सकता, उसका हौसला बढ़ाइए। क्यों नहीं कर सकता? तो ऐसे हम ये नहीं कर, कई लोग सफल वाले भी ऐसा बोलते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या कहीं अच्छे जगह, वो भी इस बात को बोलते हैं, क्योंकि ये समझिए ना कहीं माइंड की प्रॉब्लम है उनके। तो उन लोग को नहीं कर, हम जितने लोग बेचारे तैयारी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तैयारी कर रहे हैं ना, करिए, मेहनत करिए। हम कहते हैं ना, जब आपको शर्म आती है उनसे मिलने में, तो मत मिलिए, उनको निगलेक्ट करिए। कहीं जाते हैं शादी विवाह में, कहीं मिलते हैं ना, उनको निगलेक्ट करिए, मत देखिए। उनका आपका कुछ नहीं होगा। समझ में आया? उनको कहने वालों को कहने दिया करें। जिसे कहते नहीं, हाथी अपनी चाल चलते रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वही जीवन में अपनाया करिए। समझ में आया? तो अपने से खुद बनाइए सेक्रीफाइस, जो है सब कुछ अपने अंदर में, किसी का भरोसा मत करिए। इस दुनिया में ध्यान दीजिएगा, जिसके पास है सब उसी का साथ देंगे, जिसके पास कुछ नहीं है कोई नहीं साथ देता।
तो ये याद रखिएगा, एक दिन बनाएंगे अपने को, वो चमकीला, वो तारा, वो अपने अलग से दिखेंगे सबके सामने। क्योंकि जब आप खुद लड़िएगा ना, तब आपका वो साथ देगा। किसी पे डिपेंड रहिएगा तो डिपेंड ही रहिएगा। समझ में आया? तो आइए हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, समुद्री तल की गति जो होती है, समुद्र जो तल होता है उसकी गति को लहर या तरंग कहते हैं। समुद्री, ध्यान दीजिएगा इसको, समुद्री तल, ऊपर के भाग को तल कहते हैं। जैसे समुद्र है ना भैया, अब ये मान लीजिए आपका समुद्र है, क्या है ये समुद्र है। अब ऊपर के भाग को तल कहते हैं, नीचे के भाग को नीतल कहते हैं। समझ में आया? इसको भी बता देंगे, ऊपर के भाग को तल, नीचे के भाग को नीतल कहते हैं। समझ में आया भैया? तो समुद्री जो जल है, जो समुद्री जल है भैया, जो समुद्री, इसको दूसरा थोड़ा करते हैं, समुद्री जो जल होता है इसकी गति लहर या तरंग कहलाता है। समुद्री जल, समुद्री जल है ना भैया, हाँ, समुद्री जल की, ये जल है, जल की गति, गति लहर या तरंग कहलाती है। लहर या तरंग कहलाती है, कहलाती है, लहर या तरंग कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, समुद्री जो लहर या तरंग ये किससे आते हैं? ये तो हवाओं द्वारा ही होते हैं। तो ज्वार भाटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी कभी, आप कितने लोग हाजिर अली गए हैं मुंबई में? हाजिर अली गए, वहां पे हाजिर अली में जब देखिएगा तो कभी कभी क्या होता है, पानी देखिएगा वहां रहता है, फिर आ जाता है, कभी फिर यहीं पे जहां खड़े वहां पानी आ जाएगा, फिर 1-2 घंटे बाद फिर चला के दूर चला जाता है। तो वहां पे एक रास्ता बनाया गया है, समझ में आ रहा है? वहां तक कभी कभी पूरा पानी आ जाता है। तो ये किस कारण होते हैं? जो लहर आती है, जैसे पानी कभी चढ़ आता है, ये किस कारण होते हैं, ये हम ही लोग को समझना। जो समुद्री जो ज्वार भाटा होता है, जब समुद्र का पानी, सीधी सी बात है, जितने लोग गए हैं, समुद्र का पानी जब आ जाए एकदम, तो उसी को ज्वार कहा जाता है, चला गया तो उसी को भाटा कहा जाता है। तो मैंने यही लिखा, समुद्री जल अपनी समान स्थिति से ऊपर उठ जाना ही ज्वार कहलाता है। समझ में आया आपको? तो जब वो पानी ऊपर चढ़ के आ गया तो समझिए ज्वार आ गया, जब चला गया तो क्या हुआ, भाटा हो गया। जा भैया लेके जा जा जा। तो कई लोग देखते नहीं भैया बैठे रहते, हम तो देखे थे, एक बार गए थे वहां पे, कई लोग तो भैया वहां लेके बैठते हैं अपने अपने गर्लफ्रेंड को, और बैठते हैं इतना मग्न हो जाते हैं कि पानी आके डूब रहा है पता ही नहीं, और जब अरे बचाओ, अरे भैया बचाओ मुझे, तब इसके बात करते हैं। तो ना, तो समुद्री क्या होता है, समुद्री जल जो होता है अपनी समान स्थिति से, जहां पे रहना चाहिए उससे उठ के ऊपर आ जाती है। अच्छा ये बताइए, जब ऊपर आ जाएगी, ऊपर आने पे क्या होता है, ज्वार आने पे मछलियां ऊपर आ जाएंगी। भैया मछलियों को पकड़ने में आसानी होगी कि नहीं? मछलियां क्या होती है भैया, ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। अब ये बताइए, ज्वार आने पे मछुआरों को फायदा होगा कि नहीं? तो समुद्र जब जल अपने समान स्थिति से ऊपर आ जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, ज्वार। तो ज्वार आने पर मछलियां क्या होती है भैया, अरे भैया जैसे यहाँ खड़े हैं, अब वहां से मानो मछलियां सब यहाँ आ गई हैं, तो मछलियों को फायदा होता है मछुआरों को कि नहीं? और समुद्री जहाजों और बंदरगाहों तक सरलता हो जाती है। जो समुद्री जहाजें होती हैं, जो जहां बंदरगाह मतलब क्या, समुद्री जहाज जहां उतरती है, जैसे एयरपोर्ट किसे कहते हैं, जहां पे जहाज खड़ी हो, रेलगाड़ी स्टेशन किसे कहते हैं, जहां रेलगाड़ी, वैसे जहां समुद्री जहाज खड़ी होती है उसी को बंदरगाह कहते हैं। अब बंदरगाह इसलिए बनाया जाता है, उनमें भी उनको आसानी हो जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अब यहाँ पे है, अब ये समुद्र है, अब यहाँ पे है, अब भैया जब समुद्री जहाज आएगी तो यहाँ खड़ी होगी, मान लीजिए ज्वार है, ज्वार यहाँ पानी आ गया, अब मान लीजिए भाटा है, अब पानी कहाँ है, यहाँ तक आ गया। अब इसलिए इसको परेशानी होगी ना, इसलिए इसको घूम के ऐसे जाना पड़ेगा यहाँ तक, तो ऐसे बनाया रहता है वहां पे समुद्री। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो जो ज्वार आने पे बंदरगाहों को सहायता मिलती है कि नहीं, समुद्री जहाजों को, हाँ, मछुआरों को सहायता मिलती है कि नहीं? तो वहां पे कभी भी ज्वार जब देखा करिए, जैसे देखिए बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया तक भी एकदम लहर कभी कभी आ जाता है। और ताज होटल तो बहुत बड़ा है, ताज होटल बहुत ऊंचाई पे है, उसका नहीं, लेकिन यही होता है ज्वार। और जब ज्वार आता है, जब नीचे स्थिति चली जाती है, वो सामान्य स्थिति से नीचे भाग जाता है, उसी को कहा जाता है भाटा। समझ में आया? तो समझ में आया कि नहीं? टाइड एंड टिट इसको बोला जाता है। समझ में आया? इस चीज को कितने लोगों को समझ में आया?
अब यहाँ पे ज्वार भाटा समझ में आया। अब ज्वार भाटा आता कैसे है, कितने कारणों से आता है, वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो कारण है भैया ज्वार भाटा आने का, ये नोट कर लीजिएगा, समुद्री जल की गति लहर या तरंग कहलाती है ना। अब देखिए भैया जो समुद्र ये ज्वार भाटा आता है ये किस कारण आता है इसका देखते हैं। अच्छा हमने आपको पहले बोला था पहला चीज घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जब घूमती है उसके कारण कौन सा एक बल लगता है भैया, कोरोलिस बल। कोरोलिस बल बताए थे, कोरोलिस, कितने लोग को मालूम है ये कोरोलिस बल को हमने पढ़ा दिया था भैया। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है तो वो क्या होता है, जैसे आप देखिए कोई थाली में पानी ले लीजिए तो ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे घुमाइए तो देखा करिए कि पानी एक अलग अपना बल लगाती है ना, लगाती है कि नहीं, आपको थाली में थोड़ा सा एहसास होता है, जैसे ऐसे ऐसे घुमाइए देखिए पानी खुद घूमने लगती है। तो एक ऐसा उसी को कहा जाता है भैया कोरोलिस बल। तो कोरो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी ज्वार और भाटा आते हैं। तो सबसे अधिक जो कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण आते हैं, समझ में आया भैया। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है ज्वार भाटा आने की संभावना होती है, समझ में आया भैया। अब दूसरा चीज देखिएगा सूर्य के नाते भी आता है, समझ में आया भैया। अब दूसरा देखिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण भैया देखिए सूर्य इतना बड़ा है ना, सूर्य हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बहुत बड़ा है, सूर्य तो बहुत शक्तिशाली है, सूर्य की अपेक्षा कोई नहीं है, लेकिन सूर्य इतना विशाल है ना, इतना विशाल है कि उसके गुरुत्वाकर्षण से भी ज्वार भाटा आता है। लेकिन दोस्तों सूर्य इतना दूर है, अपने पृथ्वी से इतना दूर है कि उसकी शक्तिशाली कम हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी गुरुत्वाकर्षण के कारण भी सूर्य के ज्वार भाटा आता है। तो शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इसे कम आता है, इसलिए क्योंकि ये दोस्तों बहुत दूर है अपने से। अब आप बोलिएगा सर जी और ग्रह होते हैं, देखिए और ग्रह उतने शक्तिशाली नहीं है, जैसे पृथ्वी है। अब देखिए पृथ्वी से सब दूर ही है, बुध है तो बुध मान लीजिए छोटा है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल तो और दूर है, बृहस्पति और दूर, शुक्र भैया मतलब इसी की बहन कहा जाता है, लेकिन उतना प्रभाव उससे नहीं पड़ पाता है। लेकिन सूर्य इसलिए देखिए दूर है लेकिन उतना शक्तिशाली भी है, तो इसीलिए सूर्य जो होता है इसकी वजह से आते हैं, समझ में आया, बहुत दूर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेन जो टॉपिक है तीसरा है भैया चंद्रमा। चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसको पढ़ते हैं अभी। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या आता है भैया, इसके नाते ही बहुत आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप बोलिएगा और ग्रह का नहीं आता चंद्रमा, अरे भैया चंद्रमा हमारी पृथ्वी से नजदीक है, 3,84,000 किलोमीटर है, समझ में आया, 3,84,000 किलोमीटर है, समझ में आया। तो 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा से है, तो इसीलिए क्या होता है 3 लाख 11 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है, इसीलिए चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या होता है भैया, पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। चंद्रमा क्या है भैया, किसकी चक्कर लगाता है चंद्रमा, चंदा मामा दूर के ना। एक जब चंद्रयान अपना 3 सफल हुआ था तो मोदी जी का एक भाषण क्या था, चंदा मामा अब दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के। मोदी जी की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है ना बहुत तेज चलती है भैया, मतलब कैसे किस किस मंडल को वो करना है, कहाँ गया वो ढक्कन, वो आजकल मन से चलने लगते हैं, कोई चीज कभी कभी खो जाती है ना, इतना रिस्क लगता है मिल ही नहीं रही है, ही है मिल नहीं रही है। तो अब ध्यान दीजिएगा जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है वो किस हिसाब से आता है समझिए, समझ में आया। तो देखिए चंद्रमा के मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं, कितने बार भैया, 2 बार होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो बृहद ज्वार भाटा आता है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए
देखिए अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी हो गई हमारी, अब सूर्य यहाँ पे, सूर्य को नहीं बनाते हैं। अब देखिएगा चंद्रमा यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी चंद्रमा अगर कोण के हिसाब से कितने अंश पे होगा, अगर अभी इसकी स्थिति क्या है भैया, 180 अंश होगा। जब चंद्रमा 180 अंश की डिग्री पे रहेगा उस समय बृहद ज्वार भाटा आएगा। कौन सा भैया, बृहद। बृहद मतलब समझ रहे हैं, बृहद मतलब बहुत बड़ा। बृहद मतलब क्या होगा भैया, बहुत बड़ा। तो बृहद लघु जो होता है, तो बृहद मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा। तो कब आएगा भैया, जब यहाँ पे चंद्रमा, जैसे देखिए अब चंद्रमा क्या करेगा भैया, अब यहां से घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ना भैया। अब यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी चंद्रमा आएगा। तो चंद्रमा यहाँ आएगा जब, ये कितने अंश पे है, कितने लोग बता सकते हैं। फिर यहाँ पे घूमते 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 फिर यहाँ भी आएगा चंद्रमा, सुना भैया, यहाँ आएगा। फिर ऐसे घूमते 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 फिर ऐसे आएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, अब जब चंद्रमा यहाँ पहुंच रहा है चाहे यहाँ पहुंच रहा है, इन दोनों जगह 180 अंश बना रहा है कि नहीं। तो 180 अंश बनाने पर यहाँ पे क्या आएगा भैया, ज्वार, बृहद ज्वार भाटा, सुना। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री का बनाएगा, ये क्या बना रहा है भैया, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे लघु ज्वार भाटा आएगा। क्या आएगा भैया, लघु ज्वार भाटा। यहाँ भी समझिए कम ही आएगा, सुना भैया। यहाँ भी क्या आएगा, चंद्रमा यहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा, लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा। अब समझिए कि पृथ्वी जब सूर्य का, जब चंद्रमा सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो जब उनका एंगल जो होता है 180 अंश पे आएगा तो बृहद ज्वार भाटा आएगा। जब वो एंगल 90 अंश होगा तो लघु ज्वार भाटा आएगा। दिन में कितनी बार आएगा भैया, 24 घंटा में, 24 घंटे में 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 24 घंटे में 2 बार आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में पूरी जानकारी कितने लोग समझ गए। अब ये समझिए, जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आया, अब देखिए चंद्रमा यहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अधिक है, सबसे अधिक। अब जब यहाँ पहुंचेगा थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा और कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एकदम से कम। फिर समझ में आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा अधिक। जब चंद्रमा आएगा भैया, तो यहाँ से फिर चंद्रमा क्या होगा, ऐसे आएगा, और कम और कम और कम और कम, एकदम कम हो जाए, मतलब नहीं सॉरी, यहाँ पे अधिक होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम होते 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 यहाँ पे एकदम अधिक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा कम। तो चंद्रमा ऐसे जब घूम रहा है तो दिन में 2 बार, जब उनके एंगल 180 अंश होंगे तो ज्वार मतलब मैक्सिमम लघु ज्वार आए, दीर्घ ज्वार, और जब कम, इसको समझ में मिटा दें तो लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार, मतलब लघु दीर्घ समझ रहे कि नहीं, अरे भैया लघु मतलब बड़ा, सॉरी दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, समझ में आया। लघु और दीर्घ समझ रहे हैं, ला से लघु मतलब छोटा, दी से दीर्घ, तो बड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा वहां स्टैंडर्ड होता है ना भैया। तो समझ में आया, तो ये लघु ज्वार समझ में आया भैया कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे समुद्र होता है ना भैया, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुद्र होता है, ठीक है, इसको कल बता देंगे। अगर यहाँ पे सागर तल की बात किया जाएगा तो समुद्र के ऊपरी सतह को, ये जो ऊपरी सतह होती है इसी को तल कहा जाता है, चाहे आप सागर तल कहिए चाहे तल। तो समुद्र के भैया, समुद्र के ऊपरी सतह को, ऊपरी सतह को तल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तल कहते हैं। अब जो निचली सतह होती है, ऊबड़ खाबड़ स्थिति जो होती है, जो निचली सागर, वह निचला भाग जो भूमि से सटा होता है, नीतल कहलाता है। समझ में आया, ये जो स्थिति यहाँ पे होती है, ये देखिए ऊबड़ खाबड़ रहती है, तो इसको क्या कहते हैं भैया, नीतल। जो ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ को नीतल कहा जाता है। समझ में आया भैया। समुद्र का निचला हिस्सा जो भूमि से सटा, भैया नीचे है लेकिन कहीं ना कहीं तो भूमि होगी, तो निचला हिस्सा जो भूमि से सटा होता है उसे नीतल कहते हैं। समझ में आया।
तल और नीतल, समझ में आया? तल ऊपरी हिस्से को, नीतल निचले हिस्से को, समझ में आया? समुद्र के अब नीचे पढ़ना है, नीचे, समझ में आया? अब समुद्र के नीचे क्या होता है, जैसे मग्न तट क्या है, मन ढाल क्या है, ये सब महासागरीय मैदान, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आया? गर्त कैसे होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।